अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट और मैं हूं सैयद फैसल करीम। कहा जाता है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत और सिर्फ मईशत है, क्योंकि रुपया अपनी तारीखी बेकदरी को छू रहा है। डॉलर्स का कहत है, शरह सूद और महंगाई में इजाफे का रुझान है और एक आम शहरी इन मुआशी मोशगाफियों से दूर चक्की के दो पार्टों के दरमियान पिसने पर मजबूर है। सवाल यह है कि क्या मुल्क की मुआशी फैसला साजी कंफ्यूजन का शिकार है, जिसकी वजह से मार्केट्स गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। सवाल यह भी है कि यह सूरत हाल कब तक जारी रहेगी। इस हवाले से वजीर आजम क्या कहते हैं, पहले वो सुनते हैं। जो लोग आज घबराए हुए, फिक्र ना करें, ये हम डॉलर्स थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट का वक्त है। इंशाल्लाह ये हमारा रुपया मजबूत होगा, हमें डॉलर्स की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ ऑपोजिशन सारा मलबा हुकूमत पर गिरा रही है और इस हुकूमत की अहलियत और काबिलियत को चैलेंज कर रही है। महंगाई से गरीबों की कमर टूट गई है। गैस, बिजली, पानी सब का बहरान है। किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। इन 3 महीनों में एक्सपोर्ट्स में ईयर ऑन ईयर कमी वाकया हुई है, रिमिटेंसेस में भी कमी वाकया हुई है। खाया बेकुछ या कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, ये 12 आने वाली हुकूमत है। वजीर आजम की तसल्लियां और ऑपोजिशन की तनकीद अपनी जगह, लेकिन क्या पिसे हुए तबकात की मुश्किलात इन बातों से दूर हो जाएगी? पहले 1500 में रंग का बाटी मिलता था, अभी 2000 2500। अभी किधर से घर वाला पूरा कर। नवाज शरीफ के टाइम में थोड़ा बहुत गुजारा होता था, अभी तो वो गुजारा ही खड़ा हो गया। ये तब्दीली है। तब्दीली में क्या है? कुछ भी नहीं है। थोड़ी ये परेशानी है वक्ती, हमें तो इस उम्मीद थी कि ये करेंगे कुछ, लेकिन अभी कुछ नजर तो नहीं आ रहा। बहुत महंगाई तो बहुत हो गई है भाई, हर चीज महंगी हो गई है। कोई आम बात थोड़ी, आदमी 15-16 हज़ार रुपए कमा रहा है, कहाँ से गुजारा करेगा यार। कोई उम्मीद पूरी नहीं की, 0% है हुकूमत। जिस इख्तियार से लोगों ने बोला था उससे कुछ भी नहीं करा। रोटी जितनी यहाँ पर 10 रुपए की मिलती है पहले, अब जाके दे पूछे तो 12 रुपए की तो रोटी हो चुकी है। जो भी हुकूमत कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि जिस मकसद के लिए हमने हुकूमत को चुना था, ठीक है, वो मकसद पूरा नहीं कर पा रही है हुकूमत ना, और हम मतलब ना गुर्बत के बोझ के तले मतलब दबते ही जा रहे हैं। महंगी तो हर चीज होती जा रही है कि यहाँ पर जो है ना, जब तक डॉलर नहीं रुकेगा ना, जब तक ये चीजें महंगी होती जाएंगी। इनके काम कम है, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई कोई महंगाई नहीं है, खांदे पींदे अल्लाह ने दे ही जाना। महंगाई हुकूमत तो ठीक है अपनी जगह पे, वो जाहिर बात है बैंक खाली है तो महंगाई तो होनी है। पहली गल है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। मैं वैगन चला रहा हूँ, अगे साड़ी 65 रुपए किलो गैस थी, हुण 85 हो गई है। 5 साल वास्ते आंदी है, सिर्फ अपनी तब्दीली लियान वास्ते, गरीबां दी तब्दीली कोई भी नहीं लियांदा। ये है बंदा मजदूर के औकात, जो तल्ख तो है लेकिन इससे ज्यादा गौर तलब है। इस आम इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर माशियात से। बहुत शुक्रिया आज आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कवल शौजब साहबा, और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर गबूल साहब होंगे। सबसे पहले हम माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी के पास आएंगे। शाहिद साहब, ये हम सबके अब सामने है, शरह सूद डबल फिगर्स में पहुंच चुकी है। महंगाई की शरह, उसके बारे में ना ही बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, दो धारी तलवार बन चुकी है। आम आदमी का क्या हाल करने जा रही है दो धारी तलवार? ये माशी मुश्किलात कितनी तवील हो सकती हैं? क्योंकि पीएम तो थोड़े वक्त का वादा कर रहे हैं कि थोड़े वक्त में तगड़ा हो जाएगा रुपया, डॉलर्स भी आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं आपसे यह कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था और जो इंतखाबी वायदे थे, वो इस बात की जमानत थे कि अगर उन पर नेक नियति से अमल किया जाता तो पाकिस्तान की मईशत तेजी से तरक्की करती और आम आदमी को रिलीफ मिलता, फायदा होता, तालीम और सेहत के मैदान में ज्यादा रकूम मुख्तस होती। लेकिन बदकिस्मती से जो है उससे तकरीबन 100% इनहराफ किया गया है। अच्छा। और वही किया जा रहा है जो गुज़श्ता 30 वर्षों से हो रहा था। अब देखिए, बहुत चर्चा है आजकल के जी वो 100 रोजा प्रोग्राम, उसके मैं आपके 2 जुमले पढ़ के सुना देता हूँ जो उसके अंदर है। पहले 100 रोज के दरमियान मईशत की बहाली और कर्जों पर इन्हिसार कम करने के लिए अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी नाफिज की जाएगी। तो टैक्स पॉलिसी तो नाफिज नहीं की, उसकी वजह यह है कि जो टैक्स पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में थी, जिससे कि पाकिस्तान तरक्की करता, उसके
उसके लिए ना काबीना तैयार है मौजूदा, ना वफाकी, ना सूबाई, ना नेशनल असेंबली तैयार है, ना जो है वो सेनेट तैयार है, और ना सूबाई असेंबली तैयार है। तो टैक्सों से ही आपको पैसा मिलना था, और वो उससे कुछ 4,500 अरब रुपए साल हम कम वसूल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की कैपेसिटी है। अच्छा शाहिद डॉक्टर साहब आपने जो बात की उस पर अगर मैं इसको थोड़ा आम आवाम के लिए सादा कर दें, अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी, अगर मैं इसको सही समझा हूं तो जिस तरह पढ़ाया जाता है टैक्सेशन में कि रिग्रेसिव टैक्सेशन नहीं होगी, गरीबों से ज्यादा नहीं लिया जाएगा, बल्कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होगी, अमीर तबके पे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी, शायद सही समझाऊं मैं, यही वादा था? लेकिन इसको आपने सही कहा, लेकिन और ज्यादा मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं, इसका मतलब ये होता है कि एक मुकर्ररा आमदनी से ज्यादा 6 लाख सालाना या 7 लाख कर दे, उससे ऊपर जिस किसी की भी आमदनी है उसको पाकिस्तान में टैक्स देना है, और जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाएगी टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन हम तो ताकतवर तबकों पर टैक्स लगाने के लिए ही तैयार नहीं है। सूबे जो है ना एग्रीकल्चर पर मैं अगर आपको बताऊं कि उसका मईशत में इसका 18% है, वो 0.06% टैक्स दे रहे हैं। प्रॉपर्टी को एक चोरी का पैसा का जरिया बना दिया गया है, वो नहीं दे रहे। तो तनख्वाहदार तबकों पर आपसे लेते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, जो कि जिसका आपने इस्तेमाल किया रिग्रेसिव टैक्स, यानी आपने जीएसटी से पैसा ले लिया, पेट्रोलियम लेवी से ले लिया, बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, गैस के नर्ख बढ़ा दिए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए। लेकिन जो आदमी आमदनी कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, उन पर आप टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है, न वफाक और न सूबे। तो ये होती है रिग्रेसिव पॉलिसी। और अदल पे मसले ये होती है कि आप मईशत को दस्तावेजी बनाते, 20,000 अरब रुपया काला धन है, और रोज काला धन सफेद हो रहा है। हुकूमती जो है खजाने में एक पैसा जमा कराए बगैर। प्रॉपर्टी का ये है कि 15 करोड़ की प्रॉपर्टी कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में 4 करोड़ में रजिस्टर हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो आदमी प्रॉपर्टी बेचता है उसको ब्लैक मिल जाता है, और जिसका काला धन है जो खरीदता है वो सफेद हो जाता है। अच्छा तो फिर डॉक्टर साहब, फिर आपकी बातों से हम कर पाए हैं अब तक कि जो हुकूमत की माशी पॉलिसी है कंफ्यूजन का शिकार है, मार्केट्स मनफी तौर पर रिस्पॉन्ड कर रही हैं। इन हालात में जो जॉब मार्केट है कितनी मुतासिर हो सकती है? 1 करोड़ नौकरी का वादा था, 1 करोड़ नौकरी का, तो ये वादा हकीकत का रूप धार सकता है? देखिए मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोच समझ के फैसले किए जा रहे हैं। मसलन मैं आपको 2-3 फिगर दे दूं, क्लियर हो जाएगा। सप्लीमेंट्री बजट आया, उसमें उन्होंने अवाम पर 83 बिलियन रुपीज के टैक्सेस लगाए, और जो टैक्सों का हदफ था उसको 37 अरब रुपया कम कर दिया। पंजाब ने और वफाक ने तरक्याती अखराजात में 350 अरब रुपए की कटौती कर दी, जिससे कि मईशत की शरह नमू सुस्त हो। और वफाक और चारों सूबों ने 30 जून 2019 के लिए तालीम और सेहत की मद में 2,100 अरब रुपए की कटौती कर दी। उसकी वजह से शरह नमू का हदफ जो है, जो पिछले साल 5.8 था, अब वो 4% पर रहेगा। तो एक सोची समझी स्कीम है कि ताकतवर तबकों को, टैक्स चोरी करने वालों को, कौमी दौलत लूटने वालों पर बोझ नहीं डालना है, जैसे कि माजी में होता रहा था। और उसका बोझ अवाम, पाकिस्तानी जो अवाम पर, पाकिस्तानी मईशत पर, गैर मुल्कों से। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी बातों से लग रहा है, जो आप कह रहे हैं, मतलब इट्स अ बिग क्लेम कि सोची समझी ये चीजें हो रही हैं कि जो ताकतवर तबका है उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। कोई भी हुकूमत क्यों चाहेगी कि वो ऐसा करे और उसकी मकबूलियत में कमी हो, खास तौर पे साल के अंदर अंदर ही उसकी मकबूलियत कम हो जाए? नहीं, देखिए पाकिस्तान में जो निज़ाम है, सरदारी निज़ाम है, जागीरदारी निज़ाम है। आप शहरों को छोड़ दीजिए जिस तरह से वोटिंग होती है, लेकिन मैं तो आपको वो फिगर दे रहा हूँ। अभी मेरे सामने एक फिगर है, आप देखिए। हुकूमत ने स्टेट बैंक से कर्जे लेने शुरू कर दिए, और 30 जून को कर्जे थे 3,667 अरब रुपया। आज 23 नवंबर को उनके कर्जे हो गए 6,655 अरब रुपए, यानी 3,000 अरब रुपए के कर्जे आपने स्टेट बैंक से ले लिए, नोट छाप लिए। तो अब आप ये देखिए कि इससे महंगाई में क्या असर होगा। अगर तालीम पे, जैसे मैंने आपको बताया, और सेहत में 2100 अरब रुपए की कटौती की गई है, कौमी तालीमी पॉलिसी 2009 और सेहत की जो पॉलिसी थी। तो सवाल ये कि ये जो आप कटौतियां कर रहे हैं, तो उससे मईशत की शरह नमू सुस्त हो रही है। अभी स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल वही चीज हुई है। और यही चीज बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो स्टार्ट कौम ने करना है कि आप जो एजेंडा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर उस पर ये 25% भी अमल करें तो
तो मईशत बेहतर हो जाएगी। लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं, आपने अपने इब्तदाइया में ही ये कहा कि 100% इन्हिराफ है। उससे बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके इन्हीं स्टैट्स को और फिगर्स को अब सवालात बना के हम अपने पैनल की जानिब लेके चलते हैं और सबसे पहले पीटीआई की जानिब हम रुख करते हैं। कंवल साहब, हमें बताइएगा कि जो कुछ डॉक्टर साहब कहकर गए हैं, कितना आप उससे अग्री करती हैं? कहते हैं कि 100% इन्हिराफ है, जो भी वादे दावे किए गए थे। अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी उस पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, और साथ वो बहुत बड़ी चीज़ कहे गए कि सोचे समझे ये प्लान के तहत किया जा रहा है कि कमज़ोर पे ज़्यादा टैक्सेशन लागू की जा रही है और जो ताकतवर तबका उसको हाथ नहीं लगाया जा रहा। डू यू एग्री टू दैट? मेरे ख्याल में शाहिद हसन साहब पिछली हुकूमतों के बारे में अपनी एनालिसिस दे रहे थे, क्योंकि हमने तो जो एक्शंस लिए हैं आज तक उसमें हमने उन इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाया है जो उन अशिया खुर्दोनोश पे जो अमीर उमरा इस्तेमाल करते हैं। गैस की निर्खों में कमी की है, स्पेशली एलपीजी के सिलेंडर सस्ते किए हैं जो 1750 रुपए मिलते थे। और नॉर्मली जो एक तबका है जिसको पॉवर्टी लाइन से नीचे वाला तबका, या एक जो ज़्यादा बड़ा तबका है जो लो स्ट्रेटा ऑफ इनकम में फॉल करता है, उनके यहाँ घरों में गैस के मीटर्स नहीं लगे हुए होते, वो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। तो 1750 से सिलेंडर इस वक्त 1200 किया गया है, जिसमें से 30% पिछली हुकूमत सेल्स टैक्स लगाती थी, जिसको हमने ख़त्म करके इनडायरेक्ट टैक्सेस को 10% पे ले आए हैं, जो डायरेक्ट अब टैक्स होगा सिर्फ। तो उनको तो हमने रिलीफ दिया है। इसी तरह जो ऑयल की प्राइसेस थी उनमें 10% जो 10 रुपये सेल्स टैक्स था उसको कम करके जिस वक्त बढ़ी थी प्राइसेस 6.15 पे लेकर आए थे। इसी तरह हमारी तो सारी पॉलिसी निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए है। शाहिद हसन साहब ने जो भी बात की शुरू में, मैं क्योंकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैं एग्जैक्टली नहीं सुन सकी, लेकिन जो वो कह रहे हैं सोची समझी के साजिश के तहत या स्कीम के तहत ऐसे हो रहा है, और फिर वो उन्होंने जून के नंबर्स कोट किए। तो देखिए, मैं उनको याद करा लूँगी, 18 अगस्त को तो प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्मल ओथ टेकिंग हुई है, और उसके बाद की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स 1 महीने के या 1.5 महीने के होंगे उन पे वो बात कर सकते हैं। उससे पहले वालों को तो हम नहीं कह सकते कि क्या हुआ और क्या किस तरीके से हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं दीगर अपने शुरा की जानिब जाऊं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे। if you allow me to put the question, कंवल साहिबा, जिससे आम आदमी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, अगर हम उन चीज़ों की बात करें, और उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है जो आजकल बहुत ज़ेरे बहस है, वो है पेट्रोलियम प्राइसेस। लोग कह रहे हैं कि 2 रुपए की कमी की गई है, हातिम ताई की खबर पर लात मारी गई है, या फिर उसको आप कुछ भी नाम ले लें। पूरी दुनिया में 30% पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई हैं, आपने 2 रुपए क्यों कम किए? इससे आवाम जो है वो काफ़ी गुस्सा में। असद उमर साहब, मैं आपको बता दूं, कल असद उमर साहब ने जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने पूरी बात बताई थी कि पेट्रोलियम की कीमतों का तयन उस वक्त होता है जिस वक्त आपके जहाज उसको लेके वहां से चलने लगते हैं, यानी प्री डिटर्मिनेड होती हैं। अब जो प्राइसेस कम हुई है, इसका इम्पैक्ट अगले महीने से आना शुरू होगा, या जो ऑयल इस वक्त लाया जाएगा इंपोर्ट जब हम कर रहे होंगे, तो उस वक्त जो प्राइस एग्री की जाएगी उस पे वो अगले आने वाले महीने में उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। जो पहले आ चुका है वो उसी प्राइस पे आया है जिस पे पिछले महीने प्राइसेस थी, या जब हाई कोई। ठीक है, यही चीज अगर मैं ना ये हाँ, अच्छा, इफ यू अलाउ मी, मैं नून लीग की जानिब चलूं और दानियल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं फैसल, मैंने अभी जैसे बयान किया कि जब प्राइसेस बढ़ रही थी तो हमने उसमें टैक्स कम कर दिया, सेल्स टैक्स हमने उसको 6.15 पे ले आए, ताकि इधर से हम सब्सिडी दे सकें और लोगों को रिलीफ दे सकें। ठीक है, दानियाल साहब बताइएगा, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब काफ़ी तनकीद करके गए हैं, तनकीद वैसे आप लोग भी कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि सिर्फ तकरीर थी और कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ साहब भी कह के गए कि ये जो 100 दिन की जो भी कारकर्दगी बताई गई है समझ में नहीं आई है। क्या कहती है नून लीग, क्या कहते हैं आप, जो 100 दिन का जो पूरा प्लान परसों बताया गया है, या फिर जो अभी शाहिद साहब भी कहकर गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, जो शाहिद साहब ने बातें की, इज़ ए न्यूट्रल एनालिस्ट, और वो बातें करके गए जो हकीकत के ऊपर मबनी थी और आईना दिखा के गए। मेरा नहीं ख्याल किसी पे तनकीद की उन्होंने। और जहाँ तक आज बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 दिन एजेंडे की, देखिए आप, अभी मेरी बहन ने बोला, मैं अगर 2-4 चीज़ें इनकी रेक्टिफाई करूँ ऑयल प्राइसेस के ऊपर। ऑयल प्राइसेस डिफाइन होती हैं जब आपकी उसी तरह जिस तरह डॉलर प्राइस होती है, अगर डॉलर प्राइस फ्लक्चुएट होती है तो ऑयल प्राइस भी अगर मार्केट में फ्लक्चुएट होती है तो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं आपको स्टेट की प्राइस में देना पड़ता है तेल। अगर आज हुकूमत 43% इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं ऑयल के ऊपर पाकिस्तान में 43%,
तो अगर प्राइस फ्लक्चुएट होती है तो वो नुकसान या लॉस होता है वो लोकल डीलर्स का या लोकल जिन एलसीज खोली होती है उनका है। जो टैक्स के ऊपर ये जो हमारा जो उनको मुनाफा मिलता है वो उतना ही है। जो इन्होंने अपना हुकूमत अपना पैसा रखती है वो टैक्सेशन के ऊपर रखती है, तो टैक्सेशन का ऑयल प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। टैक्सेशन इनके अपने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो ये आराम से चाहते ये काम कर सकते थे। आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को बार बार गलत बातें करते हैं। आपने ये सुना, आपने लोगों के इंटरव्यू सुने, आपने लोगों की बातें सुनाई। लोग आज उस तब्दीली के नाम पे जो वोट दी, लोग उसको गाली दे रहे हैं और आपने इसका नतीजा देखा लोकल बॉडी जब बाय इलेक्शंस में ये पंजाब से तमाम सीटें हार गए। आप जब बात करते हैं गरीब बंदे की, लेकिन गरीब बंदा तो फैसिलिटेट ही नहीं हो रहा। आपके कहते हैं कि पुरानी हुकूमतों ने खराब कर दिया, पुरानी हुकूमतों ने ये कर दिया वो कर दिया। आपने मार्केट को सस्टेन भी नहीं कर सके। आपने इतनी स्टेबिलिटी ले आए मार्केट में, अगर मैं आपको कट करूं, लेके आ गए खाली इफ यू लेट मी, इतनी इंस्टेबिलिटी कि अगर यही क्वार्टर उठा के आप आज से 5 साल पहले चले जाएं जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती थी और उस 3 महीने के क्वार्टर में आप कारोबार देखें तो वो $637 मिलियन था। और आज से 5 साल बाद आज के तारीख इस क्वार्टर को देखें जब मैशत बड़ी हो गई है, इकोनॉमी बड़ी हो गई है, जीडीपी आपकी बड़ी है, आपके मार्केट में कारोबार हो रहा है $254 मिलियन का। इसका क्या मतलब है कि पूरी मार्केट इनकी इंस्टेबल है। क्या वो सोना बेचने वाला है, क्या वो गाड़ी बेचने वाला है, और क्या वो एक ठेला लगाने वाला है कि पूरी मार्केट इन्होंने तबाह कर दिया। 1/3 कारोबार रह गया है, ये 1/3 कारोबार रह गया है। लेकिन ये जो वजह से बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं, आज इन्होंने अच्छा, अलाउ मी, मैं अब अगर नादिर कबूल साहब के पास जाऊं। नादिर साहब, पीटीआई ने डिफेंड किया है और कहा है कि हमने ये काम किए, ये काम किए, लेकिन दानियाल साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। और उन्होंने कंपेयर किया जो अपना उनका पहला क्वार्टर था कि उसमें क्या था और ये जो पहले 100 दिन है उसमें क्या हो चुका है पीटीआई के गवर्नमेंट में। आपको लगता है 100 डेज आर एनफ कि हम सामने चीज़ें रखें और इस तरह से आगे आने वाले मजीद कई दिनों के लिए पेशगोई करें? आपको लगता है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, डेफिनेटली 100 डेज आर नेवर इनफ टू सी ड्रास्टिक चेंज, मगर कम से कम आपकी सिमत तो सही तरह नज़र आनी चाहिए, सही डायरेक्शन में इकोनॉमी को मूव होना चाहिए। और हमने ये बेंचमार्क सेट नहीं किया था जब इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट आई, पार्लियामेंट में इन्होंने ओथ लिया, तब इन्होंने ये बेंचमार्क रखा था कि 100 दिन में ही आपको तब्दीली नज़र आनी शुरू होगी। और 100 दिन के बाद हमारे कठपुतली वज़ीर आज़म क्या फरमाते हैं कि जी मैं आपको अंडे का फंडा बेच के दिखाऊंगा। ये अंडे का फंडा बेच रहे हैं मुल्क को, जो आज कल इन्होंने बात की है, मतलब पूरी दुनिया हंस रही है इसके ऊपर। इसके अपने जो लॉयलिस्ट है वो भी कह रहे हैं कि भाई ये परेश रावल की कोई मूवी नहीं है कि आप बोलो कि मैं हज़ारों मुर्गियाँ पालूंगा, उससे फिर लाखों अंडे होंगे और फिर करोड़ों आमलेट खाएंगे और डबल रोटी भी आप ही बना के बेचोगे। लेकिन वो जितने भी हुकूमती वो हैं, वो जो है वो बिल गेट्स का जो है वो दे रहे हैं एग्जाम्पल के वो करे तो ठीक है और हम करें तो आप जो है मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। देखें जी, बिल गेट्स है, इज़ अ प्राइवेट एंटिटी, इज़ अ नॉन प्रॉफिट, इज़ नॉट अ गवर्नमेंट। आप एक गवर्नमेंट हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, यू रनिंग अ कंट्री, अ न्यूक्लियर पावर। वहाँ पे आप इस तरह की स्टूपिड बातें नहीं कर सकते। आप दुनिया को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हो? मदीना की रियासत, बिल्कुल अच्छा आपने एक सोच रखी है कि मदीना की रियासत बनाओ, मगर यू हैव टू रियलाइज दैट वी आर नॉट लिविंग इन 600 AD, we're living in 2018, and 2018 you need proper solutions. You can't sell eggs and chicken and expect the economy to grow. आपने सही फरमाया, हमारी जो इकोनॉमी है वो श्रिंक हो गई है, 1/3 हो गई, क्योंकि इसके इमरान खान और इसकी जो टीम है, असद उमर जैसे लोग, इनके ऊपर लोगों को एतमाद ही नहीं है। दे डू नॉट नो हाउ टू रन अ गवर्नमेंट, दे डू नॉट नो हाउ टू रन एन इकोनॉमी। असद उमर साहब पहले तो बड़े आराम से फरमाते थे कि जी 45 रुपये हम करेंगे पेट्रोल को। आज क्या हुआ उनको? उनके वादे उनको याद नहीं आते, झूठे वादे, झूठे दावे। 100 दिन में सिर्फ इन्होंने हमें यूटर्न सिखाए हैं। चाहे आप एहतसाब के ऊपर आ जाएं, हमारे ऊपर तो JITs बना रहे हैं, फरियाल तालपुर साहिबा के ऊपर, आसिफ ददारी साहब के ऊपर JITs बना रहे हैं, मगर आपकी जहाँ अपनी बहन की बात आ गई तो आपने पीछे से टैक्स FBR के साथ सेटिंग करके आपने पेनल्टी दे के उनको माफ़ कर दिया। आपको जुल्फी बुखारी साहब नज़र नहीं आए उस वक्त जब आप उसको एक स्पेशल असिस्टेंट बना रहे थे, एक डुअल नेशनल को? हमें आप कहते थे कि जी हमारे असासे बाहर है, और यहाँ पे आप एक बाहर से ही इंपोर्ट करके शख्स को लेकर आ गए जिसके तमाम एसेट्स क्या, उसका पासपोर्ट, उसकी नेशनलिटी, हमें क्या पता ये MI5 का एजेंट नहीं है।
If we cannot trust this person, how is he even allowed to stay in the cabinet? सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए. I think लिया भी था और इसके ऊपर नोटिस सिर्फ नहीं, एक्शन लेना चाहिए. He needs to be kicked out of the cabinet as soon as possible because he cannot be trusted. उसके साथ साथ बाकी जो इनके अलीम खान साहब हो गए और परवेज खटक साहब के ऊपर जो नैब के केसेस हैं, जो करप्शन चार्जेस हैं, इनके ऊपर पहले इनको क्लियर तो होने दें बिफोर इंडक्टिंग देम इनटू. तो आपके मुताबिक ये जो यू टर्न्स इतने लिए गए हैं और जो खास तौर पे बात की गई है माइक्रो फाइनेंसिंग मुर्गी की और अंडों की, वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन हमारे ही इस खित्ते में बांग्लादेश में एक ग्रामीण मॉडल भी रहा है. उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के हाजिर होंगे. हमारे साथ ही रहिएगा. ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद. और इससे पहले कि मैं दीगर मेहमानों के पास जाऊं, नादिर साहब आप मुझे ये बताइए कि आप भी और नून लीग भी इन 100 दिनों पे बहुत कड़ी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सिंध हुकूमत की बात करूं, 100 दिन पीटीआई हुकूमत ने वफाक में तो इतने अच्छे नहीं गुजारे, लेकिन सिंध हुकूमत ने 100 दिन में क्या किया, गिनवाएंगे? देखें जी, 100 दिन का हमने तो कभी बेंचमार्क सेट नहीं किया था. मैं ये एग्जैक्टली, अच्छा रियली सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं बिल्कुल यही जुमला चाह रहा था आपसे. कल भी हम प्रोग्राम कर रहे थे तो महरीन अनवर राजा साहब ने भी, साहिबा ने भी यही कहा कि हमने तो कोई बेंचमार्क दिया ही नहीं था. क्या आप सिंध के अवाम को ये कह रहे हैं कि देखिए हमने आपसे कोई ऐसा दावा वादा किया ही नहीं था? इज इट अ गुड थिंग टू से टू योर वोटर्स? नहीं, आपने देखे मेरा स्टेटमेंट गलत लिया है. बिकॉज पीटीआई बड़े दावे वादे करके, गाली गलौज करके, नेशनल असेंबली को चैलेंज करके, धरने देके, कंटेनर पे चढ़ के उनको पहली दफा मौका मिला है, तो उन्होंने इस तरह की बातें की है 100 दिन और की. रोटी कपड़ा मकान कोई बेंचमार्क नहीं है. पिछली 2 हुकूमतें, रोटी कपड़ा मकान कोई बेंचमार्क नहीं. पिछली 2 हुकूमतें हमारी थी. पिछली 2 हुकूमतों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने नौकरियां भी दी हैं, हमने NICVD जैसे अस्पताल भी दिए हैं, हमने थर में एयरपोर्ट भी बनाया है, थर पावर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, कराची में बिजली भी दी है. कराची का देखें, थर में बिल्कुल इश्यूज हैं, वहाँ पे एक डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे ड्राउट भी आता है, पानी की किल्लत भी है, बट हमने पानी की लाइनें बिछाई हैं, आरओ प्लांट्स वहाँ पे लगाए हैं, सांगर तक हमने पानी पहुँचाया है, ऐसा ना करे सर, वहाँ के आरओ प्लांट्स एयरपोर्ट भी दिया है, इंशाल्लाह और भी काम होगा. मुतादिद बार दिखा चुके हैं कि वहाँ के आरओ प्लांट्स का क्या हाल है. अगर हम बात करें वहाँ पे दिखाएं, थर में बहुत चेंज आया है. आप दोबारा जाके देखिए, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने वहाँ पे बनाया. थर छोड़े, लियारी चलें और लियारी का एक बार पानी पी लें. लियारी आप एक दफ़ा आए, लियारी के जो लोग हैं, आवाम है, वो जो पीटीआई का एक MNA ज़बरदस्ती वहाँ से जितवाया गया है बूट के ज़ोर पे, उसको ढूंढ रहे हैं. उसके घर पहुँच गए थे उस दिन वहाँ पे पूछने के लिए कि भाई आप MNA तो बन गए हो, आपने प्लान क्या बनाया? कराची पैकेज के जो वादे दावे किए थे, MQM के साथ आपने हाथ मिला लिया है, उनके 2 वज़ारतें थे उनको आपने दे दिए. अगर इमरान खान को लियारी से या कराची से इतना ही प्यार था तो लियारी के MNA को मिनिस्ट्री देते, लियारी पैकेज को अनाउंस करते. जब मेरे वालिद साहब मिनिस्टर थे और लियारी के MNA थे तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बनाया, शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज बनाया, लियारी के अंदर कई पार्क्स बनाए, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद पानी पहुंचा. लियारी में पानी लियारी गैंगवार मुशर्रफ के दौर में लियारी के पानी का इशू पूरे पाकिस्तान में, पानी के कंजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर काम करने की जरूरत है. यहाँ पे ये कशकोल लेके पहुंच तो गए हर जगह कि जी हमें चंदा दे, मगर 1,500 अरब रुपए ऐसे नहीं कशकोल फैला के नहीं मिलेंगे. पानी की कंजर्वेशन पॉलिसी बनानी है. ठीक है, थर में भी जो है वो पानी पहुंचा दिया आरओ प्लांट से, और लियारी में तो बिल्कुल पानी की जरूरत है. नहीं, आपने 100 दिन की बात की, 100 दिन का हम लोग बात कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे को तो पिछले 10 साल मिले. 10 साल में हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने डेंटल कॉलेजेस बनाए, हमने नौकरियां दी हैं. ये पिछले 10 साल में हमने किए. कमल साहिबा बताइएगा कि 100 दिन पे, इस पे तो बड़ी तनकीद होती है कि जो यू टर्न्स लिए गए, जो मईशत की बात हो रही है, लेकिन इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी कि सिंध हुकूमत में अब तक की 100 दिनों में क्या हुआ है? पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने कोई ऐसा बेंचमार्क दिया ही नहीं, तो हम फिर जवाब दे ही नहीं. बेंचमार्क देने के लिए जी बहादुरी चाहिए होती है, कुछ करना होता है, कोई परफॉर्मेंस होती है, खाली दावे नहीं होते. इन्होंने फरमाया, इनके कठपुतली जो चेयरमैन इन्होंने बेचारों ने दावे और सिर्फ तो आप कर रहे हैं, पॉलिसी कोई नहीं आपकी, फिर उन्हें लेकर आए हैं. बात कर लेते हैं ना. तो 3750 दिन हुए जी, इनके 100 दिन नहीं हुए, 3750 डेज हुए. और टोटल इनका जो टाइम है वो 37 सालों का है. 3 दफा इनके यहाँ ये फेडरल में भी हुकूमत कर चुके हैं. और अल्लाह के फजल से मैं आपको बताऊं कि जब इनकी हुकूमत आई थी
तो 4 सालों तक पाकिस्तान में वर्स्ट फूड इन्फ्लेशन आई है, जिसका रिकॉर्ड्स आज तक नहीं ब्रेक हुए। 30% पे गई थी और डबल फिगर में रही थी। डॉलर इनके दौर में 60 से 95 पे गया था, फिर 100 टच किया था। तो ये बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं पीपल्स पार्टी वाले। रोटी कपड़ा मकान आज तक इनका लोगो है जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो दे के चले गए, और ये 2018 है। ये अंडों पे और मुर्गियों पे तो इन्हें बड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि ये कॉमन और ये जो गरीब डिप्राइव्ड लोग हैं, ये उनका मसला है। इनके तो वड वडेरों का क्या मसला है? अब नादिर साहब फरमा रहे हैं हमने थर में उखाड़ के फेंक रहे हैं, उनके टेंट उठा के फेंक रहे हैं। बात करने दे, मैंने आपको काटा नहीं है, मुझे आप बात करने दे और आप सुन लें। अब मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आपकी मैंने बात सुनी है ना, आप भी तसल्ली से सुने। थर में जहां बच्चे मारे हैं, वहां पे एयरपोर्ट पे किसने बैठ के जाना है जहाज पे? क्या आप वो थर में जो मरने वाले लोग हैं गुर्बत से पिसे हुए, वो क्या जहाजों में बैठ के आपने उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया है कि आप उन्हें पानी नहीं दे सके, आप उनको बुनियादी न्यूट्रिशन नहीं दे सके? और वहां जाके एयरपोर्ट किसके लिए बनाया है? ताकि जरदारी साहब वहां लैंड कर सके और वहां रेड कारपेट बिछे और उसके बाद वो वहां से वापस आ सके। सिंध में जहां गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो साहिबा दफन है, जो मजार है वहां पे उनका, उस पे अरबों रुपए इन्होंने लगाए हैं, वहां पे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उमरकोट के हॉस्पिटल देख लें, गड़ी खुदा बख्श का हॉस्पिटल देख लें, 1.53% ऑफ द जीडीपी इन्होंने टोटल पिछले 10 सालों में 143 था पिछली दफा में, और अब 1.53 है जो इन्होंने हेल्थ के लिए एलोकेट किया है। 1.9 से लेके 2 मिलियन तक बच्चा इनका स्कूलों से बाहर है, क्योंकि स्कूल ही नहीं है। इनको बड़ी बातें आती हैं। ये कारसाज के जो इन्हीं के लोग थे, धमाके में 11 साल हो गए हैं जिनको शहीद हुए हुए, ये उनका केस नहीं आज तक कर सके, और ये हमारे पे बातें कर रही है। लेकिन कोई डायरेक्शन, कोई पॉलिसी। एक मुझे इजाजत दीजिए, दियारी में प्लीज इजाजत दीजिए, क्योंकि नादिर साहब ने ये कहा कि आप लोग रेडियां उठा के जो फेंक रहे हैं, ये जो यहाँ पे, प्लीज अगर आप मुझे, क्योंकि इसी से ये चीज कनेक्ट हो रही है, यही चीज कनेक्ट हो रही है ना। ये जो एम्प्रेस मार्केट और बर्न्स रोड यहाँ से रेडियां उठा के फेंक रहे हैं, जो कॉमन आदमी है ना, वो इस वक्त टीवी पे देख रहा है, वो ये कह रहा है कि आखिर ये कौन है, क्योंकि वसीम अख्तर हैं और वसीम अख्तर की तायद भी की है सईद गनी साहब ने कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। लेकिन आम आदमी है, अगर उसको आप इंटरव्यू उसके देखें, वो कह रहे हैं कि जी ये तो पीटीआई की हुकूमत है, खान साहब ने हमारे साथ क्या कर दिया है। आम आदमी को आज आप तीनों मिलकर बता दें कि ये जो हो रहा है खुदा के वास्ते कर कौन रहा है, ये तो बता दें। ये आप लोग आपस में क्लियर कर लें। द फोरम इज ओपन। पीपल्स पार्टी की जी सिंध में हुकूमत है, 18th अमेंडमेंट के बाद ये जवाब दें अपनी परफॉर्मेंस के। ये बेंचमार्क सेट करें या ना करें, दे आर सपोज्ड टू टेल कि ये क्या करें। पिछले 11वां साल है इनका। ठीक है नादिर साहब, इस पे प्लीज थोड़ा सा कमेंट कर दें ताकि फिर मैं दानियाल साहब फाड़ के फेडरल पे बातें करते हैं। सिंध में जहां वो मौजूद है वहां पे उन्होंने क्या किया? नादिर साहब बाकी दानियाल साहब ने भी एक सवाल 2-3 रखे थे और मैं उनको रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी। दूसरा नादिर साहब ने बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। कमल साहब मैं आपकी जाने बात हूं, लेकिन बारी बारी अगर सबकी गुफ्तगू हो जाए, इस पे प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। नादिर साहब इस पे कमेंट कर दें कि आप कह रहे हैं कि जो है आप रेडियां उठा के फेंक रहे हैं, लेकिन सईद गनी उसकी तायद कर रहे हैं। वसीम अख्तर जो है वो है तो एमक्यूएम पीटीआई के साथ, लेकिन जो हुकूमत जो कर रहे, हुकूमत कह रही है कि हम नहीं कर रहे। कौन कर रहा है प्लीज क्लियरिफाई कर दें ताकि लोग जान जाएं कि भाई आखिर ये कौन कर रहा है। सिंध में तो वो लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत इनके साथ है और पिछले 10 साल भी इनके साथ है। और हमने हमेशा रोजगार की बात की, हमने हमेशा पीआई और स्टील मिल की बात की है। स्टील मिल जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, जहां आज तक हजारों लोगों को नौकरी मिल रही है। आप अभी की बात कर लेना, बंस रोड से पथारे, एम्प्रेस मार्केट से पथारे वगैरह कौन हटा रहा है बता तो दें। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल हो रहा है। मेयर वसीम अख्तर को इन्होंने ऑर्डर दिया, मगर फेडरल गवर्नमेंट इसमें स्टेप इन कर सकती है। और जो करोड़ों नौकरी की बात की थी खान साहब ने, तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि जो लोगों की नौकरियां और जो रोजगार जा रहा है, अगर एक शख्स का एक रेडियो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट के लाडले हम तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लाडले आप लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट से फायदा आप लोगों को मिलता है, हमें तो फायदा नहीं मिलता, हमें तो नुकसान मिला है सुप्रीम कोर्ट से। ये डिस्कशन ये बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी मुझे लग रही है, इसका कोई एंड नहीं हो रहा। तो नून लीग की जानिब चल रहा है। दानियाल साहब, जो अब तक बात हुई है क्या कहेंगे आप इस पे, क्योंकि अब तक जो कराची में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, पीपल्स पार्टी के शुरू के जो इब्तदाई दिन थे उस पर काफ़ी तनकीद की है। आपके ख्याल में ये जो तमाम तर इरादों दावों के बावजूद आम आदमी की मुश्किलात में जो इजाफा हो रहा है, फायर फाइटिंग करती हुकूमत नज़र नहीं आ रही है अब तक, कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने किसी को काटा नहीं, तो कंवल साहब मेरी बहन है, अगर वो बीच में काटे ना।
देखें जी, जहाँ तक बात हो रही थी, आप थोड़ा टॉपिक डाइवर्स हो गया और हम ज़्यादा हिस्ट्री में चले गए। यहाँ बात वही है कि लोग आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब आवाम निकलती है, आवाम जिन्होंने इनको वोट दिया है, जो इनके पीछे खड़े रहे, आज जब 100 दिन के बाद देखें, कोई अंडों पे तनकीद नहीं कर रहा, कोई स्मॉल कॉटेज फार्मिंग पे तनकीद नहीं कर रहा, कोई ये तनकीद नहीं कर रहा कि इमरान खान ने जो अंडों की बात की वो गलत की। सारे जो आज आप तनकीद सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि 100 दिन के एजेंडे में लोग सुनना चाहते थे कि जो हाई इन्फ्लेशन के ऊपर महंगाई और इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बात करती थी, वो किधर है तकरीर? जो इमरान खान साहब कहते थे कि डॉलर डी वैल्यू करने से जो कौमों को ऊपर नुकसान पहुंचता है, आपकी करेंसी के ऊपर, आपके गरीब बंदे के ऊपर वो पिस रहा है, उसका हल क्या है? लोग ये चाहते थे। आपने खुद बोला था, आपने करोड़ों रुपया, 5 करोड़ रुपया कलेक्ट किया डैम फंड के चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन जो पिछले हफ्ते में डीवैल्यूएशन हुई, खाली उससे 9 अरब रुपए का आपकी इकोनॉमी को लॉस हुआ है। इस हफ्ते की तो आप छोड़ दें। देखिए, आपने पूरी जिंदगी में बार बार हर शो पे कहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट देखी है। हमने ओवरनाइट जब मार्केट बंद हो और सुबह खुलने के बीच में 8-9 घंटे में फ्लक्चुएशन 10 रुपए की आज तक नहीं देखी, 11 रुपए की आज तक नहीं देखी। ये वही बात है कि इनसाइड ट्रेडिंग किसी को पता और किसी ने आज फॉर्चून बनाया है। जो वो कौन है ये बताएंगे, और जिसने अंदर ये पैसे खा के ओवरनाइट 11 रुपए 12 रुपए डॉलर बढ़ा है ये, और कौम के लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को पिस दिया इन्होंने, ये इसका जवाब देंगे। और लोग इनसे बार बार इन चीजों का सवाल मांगते हैं। देखिए, आज हम हिस्ट्री में चले जाएं, पीपल्स पार्टी की बात करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी की, आज पीपल्स पार्टी पंजाब में खत्म हो गई है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि थोड़े दिन की तकलीफ है, आपने घबराना नहीं है, सेट हो जाएगा सब कुछ। जवाब नहीं दिया जाता। जी, क्या कह रहे हैं? दोबारा बोलें प्लीज। वो आपने कहा, मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि ये ज्यादा अरसे की बात नहीं है, थोड़े दिन की बात है, घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, रुपया हो जाएगा तगड़ा। देखें, आप लोग आज जो जितने हम बातें कर रहे हैं, हम इनके 100 दिन के एजेंडे के ऊपर, जो वजीर आजम इमरान खान जो अपने पार्टी के हेड हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने फ्रेमवर्क दिया था, उन्होंने कागज दिया था, मैं क्या क्या करूंगा, टैक्स पॉलिसीज लेके आएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, 50 करोड़ घरों की, 50 लाख घरों की बात करेंगे। बात करते थे नौकरी देने की, रोजगार देने की, और आप लोगों का रोजगार छीनते हो। उनकी रोजगार जहां वो अपने 10 रुपए 20 रुपए 200 रुपए बचाते थे अपनी सब्जी बेच के, आप उठा के उनको फेंक रहे हो। आप बात करते थे घर देने की, बनी गाला के घर तो आपने कर दिए लीगलाइज, लेकिन आपने भी वही बात कर ली और उसी की तरफ आपने इशारा किया है। आपने घर सारे तोड़ दिए। इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक और बड़ा अहम मसला है, एक और बड़ा अहम मसला है, वो मसला पूरे रावलपिंडी को तोड़ दिया। एक बंदा पिछले 17 साल से रह रहे थे, उनके घर उठा के फेंक दिए। इस पे हम कमेंट ले लेंगे, लेकिन एक और बड़ा अहम मसला है, और वो मसला है पंजाब पुलिस का। और पंजाब पुलिस के आज जो है काफी बहसा बहसी भी हुई है और चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए हैं। वो क्या कुछ था, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पे बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज लाहौर में पंजाब काबीना की सदारत की और बुज़दार हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी का जायजा लिया। लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने आज ही एक केस की समाअत के दौरान पंजाब पुलिस पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मंशा बम तो पुलिस से काबू में नहीं आ रहा। क्या ये है नए पाकिस्तान की पुलिस? सवाल यह है कि क्या यह है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी, जिसे वज़ीर आज़म तब्दीली की अलामत समझते हैं? याद होगा आपको, इससे पहले वो वज़ीर आला पंजाब को सियासत का वसीम अकरम भी करार दे चुके हैं। 2 दिन पहले इस हवाले से उन्होंने क्या कहा था, देख लेते हैं। ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है, कोई बड़ा ड्रामे नहीं है, कोई बड़ी बड़ी टोपियां पहन के नहीं फिरता, गम बूट्स नहीं पहनता। जी जनाब, तो वज़ीर आज़म के ख्यालात अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आला पंजाब सियासी मदाखलत के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट से पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं। अब देखना यह है कि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को सियासी असर से आज़ाद करने के दावे कहाँ गए। इसी इशू पर पैनल से बात करते हैं और हम आपकी जानिब आएंगे। मैम बताइएगा कि क्यों नहीं काबू में आ रहा मंशा बम, क्या मसला है ऐसा?
देखिए फैसल, पहले तो इतनी बात दानियाल साहब ने की, कड़ी तनकीद की और आपने मुझे उनको जवाब देने का मौका नहीं दिया। अगर आप क्विक कमेंट करें तो प्लीज गो ऑन। उन्होंने पहले ही फरमा दिया। क्विक कमेंट कैसे हो सकता है? आप उनको 3 मिनट दे रहे हैं, मुझे 1 मिनट भी नहीं दे रहे। नहीं, वक्त आपके पास मुख्तसर है तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें ना। बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बिल्कुल। आप अगर तनकीद कर रहे हैं तो मुझे जवाब तो आधा टाइम तो आप 30 सेकंड आपने वैसे लूज कर दिया, अब आप जल्दी बोलिए। नहीं, आर्गुमेंट तो करना है ना, क्योंकि आपने प्रीएम्प्टिव अटैक करने शुरू कर दिए कि बोले ना, तो मैं वैसे ही चुप हो सकती हूँ। आप लोग आपस में शो कर लीजिए, मैं बैठी रहती हूँ। नहीं नहीं प्लीज आप साहब बोलिए। सवाल के जवाब से नहीं जी, वुमेन कार्ड नहीं मैं खेल रही हूँ, मैं गवर्नमेंट कार्ड खेल रही हूँ। आप 3 है और मैं 1 हूँ, तो मुझे उसके मुताबिक टाइम मिलना चाहिए। आप मुझे तो इसमें शामिल ना करें प्लीज, आई एम अ मॉडरेटर मैम। बट आई थिंक ज्यादा अटैक्स आपकी तरफ से भी आ रहे हैं, बट मुझे जवाब देने का मौका दें। अब मैं बोलने लगी हूँ तो आप फिर इंटरप्ट करें। उस्मान बुज़दार से ही मैं बात शुरू करती हूँ। पहली बात यह है कि पुलिस रिफॉर्म्स पे जो हमने जिस दिन 100 डेज का एजेंडा किया, 18 हमने बताए कि हमारे जो गोल्स थे या हमने टारगेट सेट किए थे वो हमने अचीव किए और 16 अभी पाइपलाइन में है। ठीक है जी, हमने कोई दावे नहीं किए। हमने अपने आप को, पहली हुकूमत है जिसने जो 100 दिन का अगर कोई एजेंडा दिया था तो उस पर अपने आप को खुद एहतसाब के लिए पेश किया है। इनमें तो इतनी स्पाइन नहीं है कि 350 दिनों का भी कोई जवाब देने को तैयार है और वो अपने 6770 दिनों का हिसाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। हम अगर अपने आप को पेश कर रहे हैं तो वो उसी आर्टिस्ट की तरह के जिसने अपनी तस्वीर रख दी चौक में कि इसमें कोई खामी है तो बता दो, तो सबने उसको पेंट कर दिया और जब उसने कहा ठीक कर दो तो किसी ने उसको ठीक नहीं किया। सो हम तो काम प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं और कर रहे हैं। पुलिस रिफॉर्म्स पे बहुत स्पीड से काम जारी है, लेकिन हम बिल्कुल ये दावा भी नहीं करें कि हमारी पुलिस बिल्कुल ठीक हो चुकी है। पुलिस रिफॉर्म तो आपको तब नजर आ गए थे जब बुशरा बीवी के साबिका शौहर को रोका था और डीपीओ को ट्रांसफर करना पड़ा। जी, उस वक्त कितना टाइम गुजरा था आपको शायद मालूम ही होगा, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर वो जितना भी टाइम गुजरा था आपकी हुकूमत थी, आपका ये डमी सीएम था, क्योंकि मेरे ख्याल में आप भी अब उनकी जान खत्म हो रहा है तो नादिर साहब और दानियाल साहब, साबिक शौहर का नादिर साहब और दानियाल साहब, मेरे ख्याल में इसको सिंबॉलिक ना ही यूज करें। नादिर साहब और दानियाल साहब, आखिर में ये बताते जाइए कि खान साहब को तो बहुत सादगी नजर आती है उस्मान बुज़दार साहब में, आपको ऐसा क्या उनमें स्पेशल नजर आता है? नादिर साहब आप शुरू करें, एक कमेंट। उनमें स्पेशल सिर्फ यही है कि वो एक नामी ग्रामी डाकू गैंग के लीडर हैं। वो उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं। उनको पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का नाम नहीं आता है। नादिर साहब, जफर टप्पी की बात नहीं हो रही, उजैर बलोच की बात हो रही है, ये उस्मान बुज़दार की बात हो रही है। दानियाल साहब प्लीज आखिरी कमेंट दे दीजिए। देखिए जी, अगर एक सेकंड दोनों खामोश हो तो मैं मेरी बहन अगर आप मुझे कमेंट करने दें। देखें जी, पंजाब 50, अगर पता नहीं मेरी बहन को या इनको पता है, पंजाब 54% कंट्रीब्यूट करता है इस मुल्क के बजट में। 54% आपके तमाम सूबों से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और जब आप 100 दिन की प्रोग्रेस मांगते हैं या सिमती मांगते हैं तो आपके सामने क्या आता है? आजम सवाती का केस, डीपीओ पाकपतन का केस, आपके पास नासिर दुरानी साहब, उनके रिफॉर्म था वो आपके सामने आ जाता है, आईजी पुलिस, फिशरीज, और ये तमाम वो चीजें आती हैं जो इनकी नाअहलियां एक्सपोज करती हैं। और जब आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, वो सूबे का चीफ मिनिस्टर आपने वो लगाया जो 2 दफा एमपीए रह चुका है, अपने घर पे बिजली नहीं दे सका, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मुल्क का सबसे बड़ा पॉपुलस सूबा उसको वो आगे चला सकेंगे? आई थिंक ही इज एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन एंड ही नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एंड देयर इज फिल्ड विद पीपल हु आर हाईली इनकॉम्पिटेंट एंड हैव नॉट परफॉर्म्ड। ठीक है दानियाल साहब, आपका कमेंट आ गया। आप तीनों मेहमान तशरीफ लाए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज के बात की कि आखिर क्या मसला है ब्यूरोक्रेसी के साथ। और इससे पहले मईशत पे बात कर रहे थे कि मईशत की जो हालत पतली थी वो आगे भी ऐसी रहेगी या फिर खान साहब के वादे के मुताबिक घबराना नहीं है क्योंकि रुपया आगे तगड़ा होगा। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।